नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा था, संसद सदस्यों के बारे में पढ़ा था, उनकी योग्यताओं के बारे में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों एवं शक्तियों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संसद के कार्यवाही के बारे में। ठीक है, संसद में किस प्रकार से कार्यवाही आरंभ होती है, किस प्रकार से प्रस्ताव लाए जाते हैं, कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब संसद के संपूर्ण कामकाज का विवरण हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इस प्रकार से अनेक प्रकार के विधेयक होते हैं और उनको लागू करने की, उनको पारित करने की जो प्रक्रिया होती है वह विभिन्न सदनों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आइए देख लेते हैं संसद के कामकाज के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 85A, अनुच्छेद 85A में दिया हुआ है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करेंगे, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी जो सत्र है उसकी पहली बैठक के बीच जो अंतराल होना चाहिए वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यह एक शर्त है। ठीक है, तो यह भी दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 85A में। और संसद के दोनों सदनों का सत्र कौन आहूत करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। यह भी हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो प्रथम बैठक से 17वां तक की जो अवधि होती है, प्रथम बैठक से संसद के 17वां तक की जो अवधि होती है उसको हम लोग सत्र कहते हैं, संसद का सत्र कहते हैं। ठीक, संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका बजट सत्र। ठीक है, पहला बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है। इसी में आप लोग देखते हैं कि बजट भी पारित किया जाता है और इसी में जो है राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि संसद का जो साल में पहला जो सत्र होता है उसके पहले बैठक को राष्ट्रपति जो है वह संबोधित करते हैं, संयुक्त बैठक को। ठीक, आगे देख लेते हैं। दूसरा जो है आपका मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। ठीक है, अभी अगर होता कोरोना काल नहीं होता तो अभी मानसून सत्र जो है वो चल रहा होता। ठीक है, और उसके बाद होता है आपका शीतकालीन सत्र जो कि तीसरा सत्र और वर्ष का अंतिम सत्र होता है, जो कि नवंबर और दिसंबर के बीच में चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 सत्र बनाए गए हैं संसद के सामान्यतः। ठीक है, ताकि जो अंतराल है वह 6 महीने से अधिक न होने पाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ष जो होता है संसद का जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आम चुनाव के बाद जो पहला संसद सत्र होता है उसमें भी राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं स्थगन के बारे में। तो स्थगन आखिर होता क्या है? स्थगन का मतलब होता है सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करना या फिर निलंबित करना। ठीक है, निलंबन करना सदन का। यह कुछ समय में आपका हो सकता है कि 1 दिन के लिए किया जाए, हो सकता है 1 घंटे के लिए किया जाए, हो सकता है कुछ दिनों के लिए कर दिया जाए। ठीक है, तो यह भी संभव है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अनिश्चित काल के लिए भी सदन को आपका स्थगित किया जा सकता है। यदि कोई ज़रूरी काम आ जाए, मतलब कि इस प्रकार का कोई इमरजेंसी आ जाए, तो अनिश्चित काल के लिए भी सदन को स्थगित किया जा सकता है। या फिर जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोरम पूरा न हो, कोरम मतलब होता है कि जो सदन है उसका 1/10 सदस्य अगर सदन में उपस्थित न हो, कोरम पूरा न हो पाए, तब भी जो है आपका स्थगित किया जा सकता है सदन को। ठीक, और ये करता कौन है? तो पीठासीन अधिकारी करते हैं। पीठासीन अधिकारी कहने का क्या मतलब हुआ कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। अब देख लेते हैं 17वां के बारे में। ठीक है, तो 17वां के बारे में यदि देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र की समाप्ति या सत्र के दौरान भी अनिश्चित काल के लिए
जो है आपका स्थगन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसके लिए जो होता है पीठासीन अधिकारी ही करते हैं, 17वां भी जो है पीठासीन अधिकारी ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना पर करते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति इसके लिए अधिसूचना भेजते हैं और उसके आधार पर पीठासीन अधिकारी जो है वो 17वां करते हैं। 17वां कहने का मतलब संसद का जो एक सत्र होता है उसका अवसान, मतलब उसकी समाप्ति। ठीक, 17वां से सदन में जो लंबित कार्य होते हैं या विधेयक होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, यह भी याद रखिएगा। 17वां हो गया तो अगले सत्र में जो है नोटिस दे करके, दूसरा नोटिस दे करके और फिर जो है वो कार्य चालू किया जा सकता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और 17वां जो है वो अनिश्चित काल के लिए भी किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। ठीक, आगे देख लेते हैं विघटन के बारे में। तो विघटन हम लोग लोकसभा जब पढ़ रहे थे, जब हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे, मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा का विघटन तब होता है जब सरकार जो है वह अपना विश्वास मत खो देती है या फिर सरकार किसी कारण से गिर जाती है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब कारण होता है कि लोकसभा स्थगित हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यदि सरकार जो है वह विश्वास में नहीं है, सरकार यदि कार्यरत नहीं है, मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तब जो है आपका लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, सरकार न रहे तो लोकसभा का विघटन मान के चलिए। ठीक है, लोकसभा विघटन का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वैसे विघटित करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही जो है विघटन लोकसभा का करते हैं। ठीक, और दूसरा चीज हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि राज्यसभा जो होता है उसका विघटन नहीं होता है, राज्यसभा जो होता है वह अस्थाई सदन होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा जो है वह अस्थाई सदन है, इसलिए उसका विघटन होता है। ठीक, अब अनुच्छेद 85B ख में दिया हुआ है कि लोकसभा विघटन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में लंबित विधेयक विघटन के समय लोकसभा में आए प्रस्ताव या संकल्प या संशोधन व्यापगत हो जाते हैं। मतलब कि लोकसभा में जब आपका लोकसभा का विघटन होता है तब यदि लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है, प्रस्ताव है, तो वह जो है आपका व्यापगत हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है लोकसभा के स्थगन होते ही। ठीक है, यह आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 107 में। अनुच्छेद 107 में बहुत सारे ऐसे नियम दिए हुए हैं कि किस प्रकार से कोई भी प्रस्ताव है या फिर विधेयक है वह लोकसभा के स्थगन पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें पहला यही है कि लोकसभा में यदि कोई लंबित प्रस्ताव है या फिर कोई लंबित विधेयक है तो वह जो है आपका व्यापगत हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा लोकसभा के स्थगन, मतलब कि विघटन होते ही। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो लोकसभा से कोई प्रस्ताव पारित हो चुका है, कोई विधेयक है या प्रस्ताव है जो कि लोकसभा से पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, तो वो भी जो है लोकसभा के विघटित होते ही समाप्त हो जाएगा, व्यापगत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई भी अवस्था में यदि होता है कोई विधेयक तो फिर वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि लोकसभा से आपका राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लंबित है, ठीक है, तो वो जो है आपका समाप्त नहीं होगा। किसी प्रस्ताव पर चर्चा होना है, ठीक है, या फिर पहले राज्यसभा में लाया गया है, तो उस तरह का जो प्रस्ताव होता है वह आपका समाप्त नहीं होता है। ये दोनों जो मैंने कंडीशन बताए, ठीक है, इसी दोनों कंडीशन में व्यापगत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बाकी किसी कंडीशन में जो है आपका कोई भी विधेयक या प्रस्ताव व्यापगत या फिर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, सारा लिखना मैंने अनिवार्य नहीं समझा क्योंकि केवल इन्हीं दोनों में आपका समाप्त होता है, तो अगर ये पढ़ लिए तो बाकी कोई भी कंडीशन हो उसमें समाप्त नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं लेम डक क्या होता है। तो मान लिया कि आम चुनाव हुआ है, जस्ट अभी आम चुनाव हुआ है, तब क्या होता है आम चुनाव के बाद जो है आपका वर्तमान जो लोकसभा है उसका एक सत्र बुलाया जाता है। जैसे वर्तमान जो लोकसभा है उसका बैठक बुलाया जाता है, कब? चुनाव के बाद और नया लोकसभा गठित होने से पहले। ठीक है, उसका एक बैठक बुलाया जाएगा और जो वर्तमान लोकसभा के सदस्य नया लोकसभा
सदस्य नहीं बन पाए हैं, मतलब नए लोकसभा में जो विजयी नहीं हो पाए हैं, ठीक है, उनको लेम डक कहा जाता है। और वो जो आपका बैठक किया जाता है, मतलब चुनाव के बाद और नई लोकसभा के गठन से पहले जो आपका बैठक किया जाता है लोकसभा का, उसको बोलते हैं लेम डक, ठीक है। तो यह जो होता है लेम डक सत्र कहा जाता है, ठीक है। और जो सांसद चुने नहीं गए हैं आगामी लोकसभा के लिए, उनको लेम डक कहा जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं स्थगन और सत्रावसान में अंतर क्या होता है। यह पूछा भी जाता है, ठीक है, और बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसके बारे में बता देता हूं कि स्थगन का मतलब होता है सिर्फ एक बैठक की समाप्ति। स्थगन का मतलब होता है सिर्फ एक बैठक की समाप्ति, जबकि सत्रावसान जो होता है वह पूरे सत्र का समापन हो जाता है, ठीक है। सत्र का क्या मतलब, मान लिया कि पूरा का पूरा बजट सत्र जो है वह समाप्त हो गया, तो उसको बोलेंगे सत्रावसान। लेकिन बजट सत्र का एक दिन का बैठक स्थगित हुआ तो उसको बोलेंगे स्थगन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो स्थगन जो है वह पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, और सत्रावसान जो है वह किया तो जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, लेकिन उसका जो आपका निर्देश है वह राष्ट्रपति देते हैं, ठीक। इसके अलावा जो स्थगन होता है उसका कार्य पर या फिर विधेयक पर लोकसभा में जो या फिर सदन में जो कार्य लंबित है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे प्रभाव जो है वो सत्रावसान का भी नहीं पड़ता है, लेकिन सत्रावसान यदि हो जाए तो अगले सत्र में, मान लिया कि बजट सत्र जो है वो समाप्त हो गया है, उसका सत्रावसान हो गया है, और अगला सत्र जो है वो आ रहा है आपका, तो उसमें क्या होगा, नया नोटिस देना होगा उस कार्य या फिर विधेयक पर, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं सदन में मतदान। सदन में मतदान, तो सभी मामलों पर सदन में या संयुक्त सत्र में उपस्थित सदस्यों के द्वारा जो है वो मतदान किया जाता है, ठीक है, और बहुमत से निर्णय ले लिया जाता है। और सभी सदस्य नहीं, पीठासीन अधिकारी जो होता है वह क्या करता है, केवल जब मत बराबर हो जाता है पक्ष और विपक्ष का तभी निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। तो सभी सदस्यों में पीठासीन अधिकारी इसमें मतदान करने वाले सदस्यों में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि जितने भी सारे विधेयक होते हैं उसमें जो संसद में मौजूद सदस्य हैं, संसद में उपस्थित सदस्य हैं, उन्हीं के मतदान से पूर्ण बहुमत के द्वारा निर्णय हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ विशिष्ट मामले हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है, या फिर संविधान संशोधन पर कोई कार्यवाही चल रही है, या फिर पीठासीन अधिकारियों को हटाने का कोई मामला है, ठीक है। तो इस पर जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है, इसमें जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है, या याद रखिएगा, ठीक है। और सदन में मतदान की अनेक प्रकार की विधियां हैं, जैसे कुछ जो होता है आपका ध्वनि मत से पारित हो जाता है। प्रधानमंत्री वो आपका पीठासीन अधिकारी बोलते हैं कि भैया कौन पक्ष में है, तो लोग जोर से करते हैं, चिल्ला के, ठीक है, आयज करते हैं, ठीक है। और जो विपक्ष में होते हैं वो नो करते हैं, ठीक है। तो जिसका जो है आपका आवाज़ ज़्यादा होता है उसके हिसाब से पीठासीन अधिकारी जो है वह निर्णय कर देते हैं, तो यह ध्वनि मत होता है, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, आपका वोटिंग भी कराया जाता है, कभी जो है आपका खड़ा करा दिया जाता है, पक्ष और विपक्ष को दोनों को खड़ा करा करके देख लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उससे भी नहीं होता तो आपका मत का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। और उसमें जो है आपका आयज और नोज बोला जाता है, और पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, ठीक है, कि भैया आयज का जो है वह ज़्यादा दिख रहा है, तो आयज जो है वह ज़्यादा है, और विधेयक पारित हो जाता है। तो इस प्रकार का जब आप लोग लोकसभा या फिर राज्यसभा की कार्यवाही देखते हैं तो इस पर ध्यान दिया कीजिए। ये कोई लिखने या फिर पढ़ाने की चीज़ नहीं है, तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वैसे आप लक्ष्मीकांत में पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है किस प्रकार से मतदान किया जाता है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं मत, ये मैंने बता दिया कि मत बराबर होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं संसद में भाषा। तो संसद में जो है हिंदी या अंग्रेजी भाषा दोनों जो है आपका यूज कर सकते हैं कोई भी सदस्य। लेकिन यदि कोई सदस्य मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में, मान लिया कि कोई तमिलनाडु का सदस्य है और तमिल भाषा में बोलना चाहता है, या फिर कोई आंध्र प्रदेश का सदस्य है तेलुगु भाषा में बोलना चाहता है, तो यदि वो अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर के वो मातृभाषा का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा जो है वह बोली जाती है सामान्यतः, और यदि कोई सदस्य मातृभाषा में बात करना चाहे तो वह भी पीठासीन अधिकारी के आदेश से कर सकता है, ठीक है, उनसे अनुमति लेकर कर सकता है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं और देख लेते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के साधन कहने का मतलब है कि संसद में किस प्रकार से समय का विभाजन होता है, किस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है, उससे मतलब है कि लोकसभा का मतलब संसद के कार्यवाही के साधन। ठीक है, तो पहला है आपका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो होता है वह बैठक जब शुरू होती है, संसद की जो बैठक शुरू होती है, तो उसका जो पहला घंटा होता है वह प्रश्नकाल होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी सदस्य होते हैं वह मंत्रियों से सवाल करते हैं और मंत्री जो है वो सामान्यतः उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, यही होता है। ठीक है, इसमें जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका तारांकित प्रश्न। ठीक है, तारांकित प्रश्न क्या होता है कि इस पर जो है उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इस पर उत्तर जो है मंत्री मौखिक रूप से बोल करके देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है जो सदस्य प्रश्न किया है वह उनसे पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, पूरक प्रश्न कहने का क्या मतलब कि आपने मुझसे कोई प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया और आपके मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है, कुछ और पूछना है, तो आपने दोबारा मुझसे प्रश्न पूछ लिया, तो उसको पूरक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है मंत्री मौखिक रूप से उत्तर देंगे तारांकित प्रश्न पर, और जो सदस्य हैं जिसने प्रश्न पूछा है वह दोबारा पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका मौखिक रूप से काम नहीं चलता, इसके लिए लिखित रिपोर्ट जो है, रिटन रिपोर्ट जो है वो भी देना पड़ता है। ठीक है, और इस पर जो है आप पूरक प्रश्न सदस्य नहीं पूछ सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो तीसरा है आपका अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कम से कम 10 दिन पहले नोटिस दे करके तब यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इस पर जो है मौखिक रूप से मंत्री जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए किस पर मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है, किस पर लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, और किस में जो है आपका पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, एक और होता है प्राइवेट सदस्य से पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो प्राइवेट सदस्य से भी चाहे तो प्रश्न पूछा जा सकता है यदि संसद की कार्यवाही से संबंधित कोई बात है या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिससे वो प्राइवेट सदस्य जुड़ा हुआ है, तो कोई भी सदस्य उस प्राइवेट सदस्य से, प्राइवेट सदस्य का क्या मतलब, गैर सरकारी सदस्य, वैसा सदस्य जो कि सरकार में शामिल नहीं है, तो वैसे सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है यदि वो संसद की कार्यवाही या फिर किसी दूसरे मतलब कि सार्वजनिक हित के मामलों से संबंधित है। ठीक है, तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए किसी विधेयक, संकल्प या फिर संसद की कार्यवाही से यदि कोई जुड़ा हो तो उससे प्राइवेट सदस्य से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न होते हैं 4 प्रकार के जो मैंने प्रश्न बताए, इनका जो प्रश्न का सूची होता है ना वो अलग अलग पेपर पर दिया जाता है ताकि उसकी पहचान की जा सके। ठीक है, तो कौन कौन से रंग होते हैं, जो आपका तारांकित प्रश्न है उसके लिए आपका हरे रंग का यूज किया जाता है, जो अतारांकित प्रश्न है उसके लिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका अल्प सूचना के प्रश्न हैं उनके लिए हल्के गुलाबी रंग का यूज किया जाता है, और जो प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए पीले कलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन पता नहीं आयोग का क्या ठिकाना कब कहाँ से क्या पूछ दे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इंक्लूड कर ही देता हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं शून्यकाल। प्रश्नकाल के जस्ट बाद जो है शून्यकाल आता है। ठीक है, शून्यकाल जो है आपका अनौपचारिक समय होता है, यह जो है आपका संसद की नियमावली में या फिर आपका संविधान में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है अनौपचारिक साधन है। ठीक, और संसद सदस्य जो है इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं। सार्वजनिक हित का कोई भी मामला हो तो उसको उठा सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। ठीक है, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है यह 12 बजे लगभग, सामान्यतः 12 बजे यह जो है आरंभ होता है। ठीक, और यह जो है भारत की ही देन है, भारत से ही इसकी शुरुआत हुई है। 1962 से यह लगातार चलता आ रहा है। कौन सा, शून्यकाल। ठीक है, और यह जो होता है जनरली क्या होता है कि संसद का कार्यवाही करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल जैसे ही आपका ख़त्म हुआ और जब तक संसद के कार्यवाही के बारे में चर्चा उधर चल रही है तो उसके बीच का जो समय होता है ना उसी में शून्यकाल घुसा दिया जाता है। ठीक है, और उस समय यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के बारे में अब देख लेते हैं। तो संसदीय कार्य से संबंधित जो कार्यवाही होती है उसे प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, जो भी कार्यवाही होती है उसको प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में। तो पहला है आपका अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में विपक्ष का कोई
नेता लाता है, ठीक है, सरकार के विरुद्ध लाता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव जैसा कि आप जानते हैं कि यदि पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध ही लाया जाता है। वैसे लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में यदि सरकार का बहुमत है तो वो मतलब पास होने का मतलब ही नहीं बनता। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मतलब कि गिर जाएगा। जैसा आपने देखा था मोदी सरकार के खिलाफ लाए थे राहुल गांधी जी, तो वो क्या हुआ था, औंधे मुंह गिर गया था, ठीक है। और इसके लिए जो है नियम 198 का यूज किया जाता है, ठीक है। नियम 198 में इसके लिए प्रक्रिया दी गई है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है। और जब यह लाया जाता है तो न्यूनतम मतलब कि कम से कम 50 सदस्यों से समर्थन प्राप्त होना चाहिए उस अविश्वास प्रस्ताव को, तभी वो ला सकते हैं सरकार के विरुद्ध, ठीक है। आगे देख लेते हैं निंदा प्रस्ताव है। तो यह जो है किसी एक मंत्रियों के समूह या फिर पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ जो है वह लाया जाता है। यदि उन मंत्री परिषद की नीति, यदि उस मंत्री या मंत्री के समूह या फिर मंत्री परिषद की नीति से कोई सदस्य संतुष्ट नहीं है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है लाना चाहता है तो ये निंदा प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है। और मंत्री परिषद के कार्यों की आलोचना करना जो है इसका उद्देश्य होता है, और इसमें जो है मंत्री परिषद को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पूरे सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाता है, यह जो है कुछ मंत्रियों के खिलाफ ही लाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो सार्वजनिक हित का कोई मामला है जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिस पर तुरंत चर्चा अनिवार्य है, तो उस पर चर्चा करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कोई सार्वजनिक हित का मामला आ गया और उस पर जो है चर्चा बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो संसद का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया जाता है उस मामले पर यह प्रस्ताव ला करके, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव जो होता है वह किया जाता है सदन की नियमित कार्रवाई चल रही है और उसको रोक करके कोई सार्वजनिक हित का मामला है उस पर चर्चा करना अनिवार्य यदि समझा जाता है किसी सदस्य के द्वारा, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए भी जो है 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है, ठीक है। और यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सदन की कार्यवाही को रोक करके और इसी मामले पर जो है आपका 2.5 घंटा चर्चा की जाती है, कम से कम 2.5 घंटा चर्चा की जाती है, ठीक है। और यह जो मामला है मतलब कि यह जो प्रस्ताव है वह संसदीय विशेषाधिकार के मामले में नहीं लाया जा सकता है, या फिर आपका कोई यदि न्यायालय में लंबित कोई मामला है तो उस पर यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। बाकी कोई सार्वजनिक हित का मामला हो तो उसके लिए लाया जा सकता है, ठीक, स्थगन प्रस्ताव, ठीक। आगे देख लेते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। तो यदि किसी सदस्य को लगता है कि मंत्री ने जो सूचना दी है वो गलत सूचना दी है, या फिर जो तथ्य प्रस्तुत किया है अपने उत्तर में वह गलत किया है और इससे जो है उस सदस्य के संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कब होता है? हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति जो है वह संसद को संबोधित करते हैं। तो संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो है वह सरकार की नीतियों को ही सामने रखते हैं, ठीक है। सरकार की नीतियों के बारे में, उसके कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते हैं। आगे के वर्षों में सरकार क्या करने वाली है या पहले क्या कर चुकी है देश के लिए, उसके बारे में बताते हैं। तो राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उनके भाषण पर जो है आपका संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद जो है चर्चा के बाद जो है इस पर मत विभाजन होता है, ठीक है। और मत विभाजन के क्रम में जो है यह प्रस्ताव लाया जाता है मतलब कि धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक। आगे देख लेते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में। तो वाद विवाद समाप्त करने के लिए जो है यह प्रस्ताव लाया जाता है। किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है तो और उसको जो है रोकना चाहता है कोई सदस्य, तो उस पर वाद विवाद रोकने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है कटौती प्रस्ताव कि भैया आप वाद विवाद खत्म करिए और इस पर तुरंत जो है मतदान कराइए, ठीक है। तो यह 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका साधारण कटौती। साधारण कटौती में क्या होता है कि यदि किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, यदि किसी सदस्य को लगता है कि किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और उस पर अब मतदान कर देना चाहिए, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है साधारण कटौती प्रस्ताव, ठीक है। दूसरा है आपका घटकों में कटौती, ठीक है। तो चर्चा से पूर्व क्या किया जाता है कि जब चर्चा होनी है किसी विधेयक पर तो उससे पहले ही विधेयक तो सारे
सदस्यों में बांट दिया जाता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो उस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको एक जगह ग्रुप में बना लिया जाता है, ठीक है, एक सूची बना ली जाती है उनकी, और बाकी तथ्यों को छोड़ दिया जाता है, केवल उस सूची में जो तथ्य शामिल हैं उसी पर चर्चा कराई जाती है, ठीक है, और वाद विवाद में इन्हीं भागों पर चर्चा होती है, ठीक है। तीसरा है आपका कंगारू कटौती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ ही आपके खंड होते हैं, विधेयक का कुछ ही खंड या भाग होता है जिस पर चर्चा की जाती है और मतदान भी उसी भाग पर किया जाता है, ठीक है। बाकी शेष भाग को खुद ही पारित मान लिया जाता है, ठीक है। यह दोनों में अंतर है। घटकों में कटौती जो दूसरा मैंने बताया था उसमें आपका चर्चा भले ही केवल उसी सूची के विषय पर होगा, ठीक है, लेकिन मतदान जो होगा वह संपूर्ण विधेयक पर होगा, ठीक है, मतदान उसमें संपूर्ण विधेयक पर होगा। लेकिन यहाँ पर जो कंगारू कटौती है इसमें चर्चा भी उन्हीं विषयों पर होगी और मतदान भी उन्हीं विषयों पर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं गिलोटिन प्रस्ताव। तो यह क्या होता है, विधेयक के किसी भाग पर यदि चर्चा नहीं हो सकी है, मान लिया किसी सदस्य को लगता है कि भैया यह भाग तो इम्पोर्टेंट था लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई, तो उस भाग पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए यह गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव के बारे में देखा। अब हम लोग देख लेते हैं अनियत दिन वाले प्रस्ताव, ठीक है। वैसे प्रस्ताव होते हैं जो कि अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत तो कर लिए गए हैं लेकिन उन पर चर्चा के लिए कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई है और कार्य मंत्रणा समिति के साथ जो है अध्यक्ष चर्चा करके उसका तिथि बाद में तय करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा जो भी प्रस्ताव होता है उसको बोलते हैं अनियत दिन वाला प्रस्ताव, ठीक है। आगे देख लेते हैं औचित्य प्रश्न के बारे में। ये तो यदि सदस्य को लगे कि संसद का जो संचालन हो रहा है वह संसदीय नियमों के तहत नहीं हो रहा है, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है, तब यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जिसको औचित्य प्रश्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियम 377। तो वैसे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते तथा जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालिक चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, वैसे प्रस्ताव जो है वह नियम 377 में दिए हुए हैं, ठीक है। और लोक महत्व के प्रश्न इसमें होते हैं या फिर निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हुए मामले इसमें होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अल्पकालीन चर्चा के बारे में। तो इसको जो है 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है, ठीक है, 2 घंटे की चर्चा भी इसको कहा जाता है। इसमें जो है आपका 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता और सामान्यतः जो है सप्ताह में 3 दिन इसके लिए निर्धारित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? पीठासीन अधिकारी के द्वारा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 3 घंटा ही निर्धारित करे, लेकिन 3 दिन ही निर्धारित करे, वो पीठासीन अधिकारी के ऊपर है, लेकिन जनरली जो है वह 3 दिन सप्ताह में निर्धारित कर दिया जाता है। 2 घंटे से ज़्यादा समय इस पर लगता नहीं है। उसके बाद है आधे घंटे की चर्चा। तो यह भी जो है महत्वपूर्ण लोकहित से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उन पर चर्चा की जाती है और इस पर जो है मतदान नहीं होता है, ठीक। और यह भी जो है आपका पीठासीन अधिकारी के द्वारा सप्ताह में 3 दिन जो है इसके लिए भी निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल में अंतर देख लेते हैं। तो पहला है कि संसद में किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है, सरकारी विधेयक जो है वह संसद में किसी मंत्री के द्वारा लाया जाएगा, जबकि जो आपका गैर सरकारी विधेयक है वह ऐसे सदस्य के द्वारा लाया जाएगा जो कि मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है या फिर सरकार का पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सत्तारूढ़ दल की नीतियों का प्रदर्शन किया जाता है। सरकारी जो आपका विधेयक है उसमें क्या किया जाता है, जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, उसकी नीतियों का प्रदर्शन ही होगा ना। कोई विधेयक लाएगा या फिर कोई प्रस्ताव लाएगा तो उसमें सरकार की नीतियों का ही प्रदर्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो गैर सरकारी विधेयक होता है उसमें क्या होता है कि किसी सार्वजनिक मामले पर विपक्ष की जो राय होती है उसका प्रदर्शन किया जाता है गैर सरकारी विधेयक में, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो अगर यह आपका सरकारी विधेयक जो है वह लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए, मतलब कि पारित न हो पाए, तब सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि आप ही का मंत्री ला रहा है और लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने विश्वास मत खो दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली जो है वो स्वीकृत हो ही जाता है, ठीक है। और यह जो है आपका गैर सरकारी विधेयक या स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, कोई मतलब कि स्वीकृत तो होने की संभावना कम ही होती है और आपका अस्वीकृत हो जाए तो भी जो है आपका सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। आगे देख लेते हैं, 7 दिनों का नोटिस पेश करना जरूरी हो जाता है किसमें, सरकारी विधेयक में। सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, जबकि जो आपका गैर सरकारी विधेयक है उसके लिए 1 महीना पहले जो है वो नोटिस देना पड़ता है। ठीक, आगे देख लेते हैं, तो सरकारी विधेयक जो है वह संबंधित विभाग के द्वारा विधि विभाग से चर्चा के बाद तैयार किया जाता है, जबकि जो गैर सरकारी विधेयक है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा संसद के कार्यवाही के साधन के बारे में और संसद के कामकाज के बारे में। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे संसद के अन्य भागों के बारे में। ठीक है, मतलब कि संसद में कौन सा विधेयक किस प्रकार से लाया जाता है, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। ठीक है, और उनको मतलब कि पारित कराने का क्या प्रोसेस होता है, धन विधेयक को पारित कराने का क्या प्रोसेस होता है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने का क्या प्रोसेस होता है, यह सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए अब देख लेते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और बजट वगैरह पारित किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साधारण विधेयक के बारे में। ठीक है, तो साधारण विधेयक कहते किसको हैं, वैसा विधेयक जिसमें वित्तीय मामलों से जुड़ा कोई भी मुद्दा न हो। वित्तीय मामलों से जुड़ा कोई भी मुद्दा जिसमें नहीं होता है उसको साधारण विधेयक कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है आपका 5 चरणों से होकर के गुजरता है, तब जाकर यह मतलब कि कानून बनता है। ठीक है, प्रथम चरण जो होता है उसको प्रथम वाचन कहते हैं या फिर प्रथम पाठन कहते हैं। प्रथम वाचन कहिए या फिर प्रथम पाठन कहिए। इसमें क्या होता है कि कह सकते हैं कि संसद के किसी भी सदन में कोई भी मंत्री या फिर कोई अन्य सदस्य यह विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, और प्रस्तुत करने से पहले उसको जो है पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, प्रस्तुत करेगा उससे पहले पूर्व सूचना देगा और सूचना में क्या बताएगा, विधेयक लाने का उद्देश्य बताएगा या फिर विधेयक का शीर्षक बताएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि यह जो है साधारण विधेयक वह गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है और सरकारी विधेयक भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रथम पाठन में जो है विधेयक पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। ठीक है, और प्रस्तुतिकरण से पहले जो है आपका राजपत्र में इसका प्रकाशन किया जाता है, विधेयक का पूरा प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द्वितीय पाठन। द्वितीय पाठन में जो है आपका विधेयक की समीक्षा की जाती है और उसको जो है अंतिम रूप दिया जाता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था है वह है साधारण बहस की अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो राजपत्र में छापा गया था विधेयक को, उसको सब सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है, जितने भी सदस्य होते हैं उन सब में वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद विधेयक के सिद्धांत तथा उपबंधों पर चर्चा की जाती है। ठीक, और विस्तार से जो है इसमें विचार विमर्श नहीं किया जाता है, उसके सिद्धांतों और उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है। ठीक, और इसके लिए जो होता है 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, प्रथम जो आपका है इसमें वह है आपका तुरंत चर्चा। 4 जो विकल्प मैंने बताया उसमें प्रथम है आपका तुरंत चर्चा, द्वितीय है आपका कि प्रवर समिति में भेजा जाना, तृतीय है आपका संयुक्त समिति में भेजा जाना और चौथा है आपका जनता के विचार के लिए सार्वजनिक पटल पर रखना। ठीक है, तो यह 4 प्रकार के विकल्प उसमें होते हैं। ठीक है, अब पहला विकल्प जो है आपका देख सकते हैं कि तुरंत चर्चा, मतलब कि आपका सदस्यों में वितरित कर दिया गया और उसके बाद तुरंत उस पर चर्चा की जाती है। दूसरा है आपका कि प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति में वही सदस्य होते हैं जो उस सदन के सदस्य हैं। ठीक है, मतलब मान लिया लोकसभा की प्रवर समिति है तो लोकसभा के सदस्य ही प्रवर समिति में होते हैं। ठीक है, तीसरा जो विकल्प मैंने बताया वो है संयुक्त समिति। संयुक्त समिति जो होती है उसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, और उसके बाद चौथा जो मैंने बताया कि जनता के विचार के लिए रख दिया जाता है सार्वजनिक पटल पर, वेबसाइट पर जनरली जो है आपका मंत्रालय के वेबसाइट पर वो रख दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं तो दूसरी जो अवस्था है
पहला हम लोग देखा था द्वितीय पाठन में, पहला हम लोग देखा था साधारण बहस की अवस्था। द्वितीय अवस्था जो है वह है समिति अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रवर समिति या फिर जो संयुक्त समिति है वह समीक्षा या परिचर्चा के बाद जो है अपनी रिपोर्ट वह है सदन में भेज देती है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें भेज देती है, ठीक है। तीसरा है आपका विचार व विमर्श की अवस्था। द्वितीय पाठन में ही जो तीसरी अवस्था है वह है विचार विमर्श की अवस्था। इसमें जो है प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा की जाती है और इसमें जो है मतदान किया जाता है। कुछ उपबंधों में यदि संशोधन करना हो तो उसको भी जो है कोई भी सदस्य संशोधन ला सकता है और संशोधन यदि पारित हो जाता है तो विधेयक में उस संशोधन को जोड़ दिया जाता है। प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रथम पाठन है उसमें क्या होता है कि पहले सदन में पूर्व सूचना दे करके और कोई भी सदस्य किसी भी सदन में वह विधेयक ला सकता है, मंत्री हो या फिर मंत्री न हो, मतलब कि सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका प्रस्तुतिकरण करने से पहले जो है उसका सूचना जो दी जाती है उसमें उसका उद्देश्य बताया जाता है, विधेयक लाने का उद्देश्य बताया जाता है और विधेयक का शीर्षक भी बताया जाता है, ठीक है। और प्रथम पाठन में आपका विधेयक उस पर चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। और जो प्रस्तुत करता है उससे पहले उसको जो है राजपत्र में प्रकाशित भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रथम पाठन समाप्त हो जाता है। द्वितीय पाठन जब आता है तब उसमें क्या होता है कि आपका उसमें जो है विधेयक की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाता है, ठीक है। विधेयक को अंतिम रूप से तैयार किया जाता है और यह बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। इसकी जो है इसमें जो है आपका 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 3 अवस्थाओं में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम है आपका साधारण बहस की अवस्था, जिसमें जो राजपत्र में छापा गया था उसकी प्रति सभी सदस्यों को वितरित कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है उस विधेयक के उपबंधों पर और सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है, लेकिन विस्तृत चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि 4 विकल्प अपनाए जाते हैं। पहला हो जाता है कि तुरंत चर्चा की जाती है, दूसरा होता है कि प्रवर समिति को भेजा जाता है, तीसरा होता है कि संयुक्त समिति में भेजा जाता है और चौथा होता है कि जनता के परामर्श के लिए सार्वजनिक पटल पर रखा जाता है, ठीक है। द्वितीय अवस्था हो गई, वो हो गई समिति अवस्था। तो इसमें जो है प्रवर समिति या संयुक्त समिति जो है वह समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वह सदन को भेज देती है। तीसरा हो गया विचार विमर्श की अवस्था। तो इसमें जो है प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा की जाती है और उसके बाद जो है आपका उस पर मतदान भी किया जाता है, ठीक है। और यदि किसी सदस्य को यदि उसमें संशोधन करना है तो वो संशोधन का भी प्रस्ताव ला सकता है। यदि पारित हो जाता है तो विधेयक में उसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका द्वितीय पाठन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तृतीय पाठन में अब हम लोग चलते हैं। तृतीय पाठन में क्या होता है कि विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने पर चर्चा होती है और इसमें जो है संशोधन नहीं होता है। याद रखिएगा, तृतीय पाठन में संशोधन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है बहुमत से पारित होने पर विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपका तृतीय पाठन भी समाप्त हो गया। ये तीनों पाठन आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी विधेयक हैं, बाकी सब विधेयक जो हैं, सब प्रकार के विधेयक में ये तीनों प्रक्रिया अपनाई ही जाती है, ठीक है। अब दूसरे सदन में जाता है तो इसमें भी जो है आपका प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन की प्रक्रिया दूसरे सदन में भी फिर से अपनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। पहला विकल्प हो गया कि जिस रूप में भेजा गया है विधेयक उसी रूप में उसको पारित कर दे, ठीक है। दूसरा होता है कि कोई संशोधन करे, दूसरा सदन कोई संशोधन करे उसमें और संशोधन करने के बाद जो है आपका प्रथम सदन को भेज दे, ठीक है। तीसरा विकल्प होता है कि विधेयक को अस्वीकार कर दे, ठीक है। और चौथा होता है कि कोई कार्यवाही न करे और उसको अपने पास लंबित रख ले, ठीक है। उसको निलंबित कर दे या फिर अपने पास लंबित रख ले, ठीक है। तो यह 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। अब यदि वो अस्वीकार कर देता है या फिर संशोधन में करता है उसमें, ठीक है, और संशोधन को लोकसभा के पास भेजने पर लोकसभा यदि उस संशोधन को स्वीकार कर लेती है, ठीक है, तो स्वीकार करने के बाद जो है वहां से आपका पारित माना जाता है विधेयक को और उसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। यदि
दूसरा सदन जो संशोधन किया है उसको प्रथम सदन जो है वह स्वीकार नहीं करती है, तब दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और उसके लिए राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है और फिर संयुक्त अधिवेशन में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं और जितने सदस्य मतदान करते हैं उनका जो यदि विशेष बहुमत मिल जाता है तब जो है वह विधेयक पारित हो जाता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया दूसरे सदन का प्रक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट जो प्रक्रिया है वह है राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति या तो उसको स्वीकृत कर सकते हैं या फिर लंबित रख सकते हैं, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पुनः विचार के लिए आपका भेज सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, लेकिन अगर एक बार विचार करने के बाद दोबारा भेज दिया जाता है तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या क्या शक्तियां हैं इस बारे में वो सब हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि साधारण विधेयक पर जितनी भी प्रक्रिया है वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक, आगे देख लेते हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक की जो चर्चा की गई है वह आपका अनुच्छेद 110 में की गई है। ठीक है, और इसमें क्या कौन कौन से विषय होते हैं, तो कर अधिरोपण मतलब कि टैक्स लगाने से संबंधित कोई विषय होते हैं, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन मतलब कि कर में कोई भी परिवर्तन करना है। ठीक है, नया कर लगाना है। ठीक है, या फिर कर को समाप्त करना है तो उससे संबंधित इसमें प्रावधान होते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन का भी प्रावधान इसमें होता है। ठीक है, संचित या आकस्मिक निधि में धन जमा करना है या उससे निकालना है तो वैसा भी प्रावधान धन विधेयक ही कहलाता है। इसके अलावा व्यय की उद्घोषणा करनी हो या फिर व्यय की राशि में वृद्धि करना हो तो वो भी जो है आपका धन विधेयक कहलाता है। तो इस प्रकार का मद जो होता है वह धन विधेयक कहलाता है और सब जो है आपका वित्तीय विषय से ही संबंधित होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो धन विधेयक के मामले में आपका लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है और उसका यह निर्णय जो होता है वह सर्वमान्य होता है, सर्वोपरि होता है और इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और धन विधेयक जो होता है वह केवल लोकसभा में पेश होता है, मतलब पहले जो है वह लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही किसी मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना धन विधेयक के लिए आवश्यक होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो राज्यसभा के पास क्या शक्ति है, राज्यसभा लोकसभा से पारित करा करके तीनों वाचन और बाकी सब करके आपका जब राज्यसभा में भेज दिया जाता है तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा जो है उसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती है। 14 दिन से ज़्यादा यदि रोक लेती है और नहीं भेजती है राष्ट्रपति आपका लोकसभा के पास तो उस विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है, ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वह और राष्ट्रपति के पास भी जब उसको भेजा जाता है अनुमति के लिए तो वह उसको जो है पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकती है। पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं इसलिए क्योंकि उनकी पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लाया जाता है। तो पहले से ही अनुमति दे चुके हैं तो दोबारा विचार के लिए भेज कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यह सारे पॉइंट याद रखिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग वित्त विधेयक के मामले में। तो वित्त विधेयक जो है वह आपका दो प्रकार का है। पहला जो है वह आपका अनुच्छेद 117(1) में दिया हुआ है। ठीक है, इसके तहत जो है आपका अनुच्छेद 110 में जितने भी उल्लिखित मामले हैं या फिर ऋण संबंधी मामले जो हैं या फिर विशिष्ट ऋण से संबद्ध मामले हो गए या फिर अन्य मामले जो हो गए वो सारे इसमें शामिल होते हैं। मतलब कि इसमें 110 अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक से संबंधित है उससे भी संबंधित मामला हो गया और ये अन्य मामले जो है ऋण संबंधी मामला हो गया या फिर आपका विशिष्ट ऋण से संबंधित मामला हो गया या अन्य आय से संबंधित मामला हो गया, ये सब भी शामिल होते हैं। ठीक है, और लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति से ही इसे पेश किया जाता है। ठीक है, और बाकी प्रक्रिया जो होती है वह साधारण विधेयक के समान ही होती है। मतलब आपका वित्त विधेयक 1 हो गया या फिर धन विधेयक हो गया, इन दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही पेश किया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका वित्त विधेयक 2।
यह जो है आपका अनुच्छेद 117(3) में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, ठीक है। और वह मामला नहीं होता है जिसका 110 में उल्लेख है, ठीक है। जब हम लोगों ने वित्त विधेयक 1 पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसमें वो सारे मामले शामिल होते हैं जो जिनका वर्णन 110 में किया गया है, लेकिन वित्त विधेयक 2 में वो मामले नहीं होते हैं जिनकी चर्चा 110 में की गई है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो पारित करने की जो प्रक्रिया होती है वह साधारण विधेयक के ही समान होती है, लेकिन सिर्फ एक विशेषता इसकी है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना यह विधेयक किसी भी सदन से पारित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। आपका वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और साधारण विधेयक के समान ही पारित होता है। तो साधारण विधेयक की प्रक्रिया मैंने बताई है ऊपर में, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में, ठीक है। तो 3 परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। पहला है कि दूसरे सदन के द्वारा विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है। पहले सदन से विधेयक को पारित करके दूसरे सदन में भेजा गया और दूसरे सदन ने क्या किया, उसको अस्वीकृत कर दिया, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। दूसरा हो गया, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो। यदि प्रथम सदन से विधेयक पारित करके दूसरे सदन में भेजा गया और दूसरे सदन ने संशोधन करके फिर दोबारा भेज दिया प्रथम सदन में, और प्रथम सदन उन संशोधनों को मानने से इनकार कर दे, तब भी आपका गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है आपका कि दूसरे सदन से विधेयक पास हुए 6 माह से अधिक समय हो जाए। दूसरे सदन से विधेयक पास हुए 6 माह से अधिक समय हो जाए, तब भी जो है आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 मामले होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में, धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी तक जो है 3 बार आपका संयुक्त बैठक बुलाया गया है 3 मामलों में। तो देख लेते हैं। पहला है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960 पर, दूसरा है आपका बैंक सेवा आयोग अधिनियम 1977 पर, और तीसरा है आपका आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 पर। तो 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है संसद में गतिरोध के कारण, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। उम्मीद है अभी तक जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि एक बार और साधारण विधेयक की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दूं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं संविधान संशोधन विधेयक में, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 में दिए गए उपबंधों के आधार पर यह जो है विधेयक होता है, ठीक। अब कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं, संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि आपका साधारण विधेयक के समान ही जो है पारित हो जाते हैं साधारण विधेयक के द्वारा ही। वैसे जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239 इत्यादि, और भी कुछ प्रावधान है, ठीक है, कुछ अनुच्छेद हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें जो है तकनीकी तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं आपके संविधान संशोधन विधेयक। पहला प्रकार ये होता है कि उसको संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है, ठीक है। वह पहला मामला हो गया। तो जिन मामलों का संविधान के संघीय ढांचे से संबंध नहीं होता है, जिन मामलों का संविधान के संघीय ढांचे से संबंध नहीं होता है, उन्हें विशेष बहुमत के, दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा पारित कराया जा सकता है, ठीक है। यह हो गया आपका पहला प्रकार। और विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन में उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत का यह मतलब हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो दूसरा प्रकार जो है आपका संविधान संशोधन विधेयक का, उसमें क्या है कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से तो पारित होना ही चाहिए, साथ ही आधे राज्यों के विधान मंडल से भी उनका अनुसमर्थन उसको मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है आपका कहा गया है कि भारत का संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो कठोर क्यों है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो संविधान संशोधन है उनमें
कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है कि भैया विशेष बहुमत भी चाहिए दोनों सदनों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से। इसके अलावा जो है आधे राज्यों के विधानमंडल से भी अनुसमर्थन उसका चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मामले, या फिर अनुच्छेद 368 में जो वर्णित प्रावधान है उनमें कोई चेंज करना है, उनमें कोई संशोधन करना है, तो उससे संबंधित मामले, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हम लोगों ने संविधान संशोधन विधेयक पर है। अब हम लोग चलते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो किसी भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, ठीक है। साधारण विधेयक के समान ही इसकी भी तीनों वाचन किया जाता है सबसे पहले इसमें, ठीक है। और फिर जो है आपका दोनों में जिस तरह का बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, उस प्रकार से जो है आपका पारित करके और राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति देते हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर आगे की प्रक्रिया आप जानते हैं, ठीक। अब 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा 368(2) में संशोधन करके, अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके जो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति छीन ली गई। किस मामले में, संविधान संशोधन के मामले में। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उनको जो है उस पर अनुमति देना मतलब कि आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए वो बाध्य होते हैं, मतलब कि संविधान संशोधन करके यदि राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है विधेयक, तो उस पर उनको अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है, वीटो शक्ति का वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कब किया गया था, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। आप लोगों ने देखा कि तीनों वाचन जो है वो साधारण विधेयक के द्वारा के अनुसार ही जो है, जैसा साधारण विधेयक के क्रम में होता है वैसा ही तीनों वाचन यहाँ पर भी किया जाता है, ठीक है। और लगभग सारी प्रक्रिया समान होती है। केवल दो प्रकार के यहाँ पे विधेयक होते हैं, तो एक में जो है आपका विशेष बहुमत दोनों सदन से जरूरी होता है, और दूसरा जो प्रकार होता है उसमें क्या होता है कि दोनों सदनों से विशेष बहुमत भी चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत भी चाहिए, और उसके अलावा आधे से ज़्यादा, आधे या फिर उससे अधिक राज्यों का जो है आपको विधानमंडल का अनुसमर्थन भी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप लोग संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया भी समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आपको किसी तरह से समझाया जाए, ठीक। वैसे बहुत तोड़ के समझाया हूं, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर 2-3 बार, एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो बजट के बारे में हम लोग देखते हैं। बजट शब्द का प्रयोग जो है आपका संविधान में नहीं किया गया है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यह जो है आपका बजट जो आया है वह आपका फ्रांसीसी शब्द से आया है। बजेटू कहते हैं, किसी में बजेटू लिखते हैं, किसी में बजेट लिखते हैं, ठीक है। उसका अर्थ होता है चमड़े की थैली, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 112 में यह दिया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण देना राष्ट्रपति का दायित्व होगा, और राष्ट्रपति अपने इस दायित्व की पूर्ति मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के द्वारा करते हैं। जनरली जो है आपका वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, ठीक है। तो यह राष्ट्रपति का कर्तव्य है अनुच्छेद 12 के अनुसार, यह याद रखिएगा, ठीक है। कुछ परंपराएं हैं जो कि याद रखना हो तो रखिए, नहीं तो जान लीजिए कि कुछ परंपराएं हैं बजट से पेश करने से संबंधित। तो 1999 से पहले जो है वह बजट आपका शाम में 5 बजे पेश किया जाता था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा था। क्योंकि आपका जब भारत में 5 बजता है तो वहाँ पर जो है ब्रिटेन में या फिर लंदन में आप कह सकते हैं कि सुबह होती है, तो वहाँ के सुबह के हिसाब से यहाँ के शाम में आपका 5 बजे बजट पेश किया जाता था। लेकिन आपका राष्ट्रवादी सरकार थी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1999 में, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस प्रावधान को उलट दिया। बोला कि उनके हिसाब से हम क्यों बजट पेश करें अपना, हमारे यहाँ तो सुबह जो होती है आपका मतलब कि उसके हिसाब से होना चाहिए। तो 11 बजे दोपहर में जो है आपका
दोपहर क्या सुबह कह सकते हैं, तो 11 बजे आपका बजट पेश किया जाने लगा 1999 के बाद। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे। एक और प्रक्रिया है कि आपका बजट पेश जिस दिन होता है उससे 1 या 2 दिन पहले, ठीक है, जनरली 1 दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण बड़ा जरूरी होता है। यूपीएससी पीसीएस वगैरह का एग्जाम देना हो तो आर्थिक सर्वेक्षण अनिवार्य हो जाता है पढ़ना। आगे देख लेते हैं व्ययों का वर्गीकरण। व्यय जो होते हैं वह 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है आपका संचित निधि पर भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब ये होता है कि वैसे खर्च जिनको संचित निधि से किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, आपका लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा आपका राज्यसभा अध्यक्ष या फिर आपका उपराष्ट्रपति, उनका वेतन हम लोगों ने देखा। फिर सीएजी का वेतन, ठीक है, महान्यायवादी का वेतन, ये सब जो होता है आपका संचित निधि से ही दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, भत्ता वगैरह जो है ये सब दिया जाता है आपका संचित निधि से ही। तो संचित निधि पर भारित व्यय यही हो गया। ठीक है, वैसा खर्च जो संचित निधि से किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, दूसरा जो हो गया वह है आपका संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, मतलब संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय। भारित व्यय के अलावा जो अन्य व्यय किए जाते हैं संचित निधि से, वो हो गए आपका दूसरा वर्गीकरण। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले जो है आपका प्रस्तुति किया जाता है और यह जो है लोकसभा में पहले पेश किया जाता है किसी मंत्री के द्वारा ही। मतलब कि बजट जो होता है वह आपका सरकारी विधेयक ही होता है। ठीक है, और यह किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है और सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और लोकसभा के बाद जो है इसको राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो बजट पर आम बहस के बारे में देख लेते हैं। तो बजट पेश हो जाए उसके 3-4 दिन बाद तक जो है इस पर चर्चा की जाती है सदन में, और इस पर जो है विपक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्री जो होते हैं इसका जवाब देते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तीसरा जो है प्रक्रिया होता है वह आपका लेखानुदान पारित किया जाना। ठीक है, तो लेखानुदान क्यों पारित किया जाता है कि बजट पर आम बहस के बाद जो है ना 1 महीने, लगभग 1 महीने के लिए संसद जो होता है वह संसद सत्र जो होता है वह स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्थगित हो जाए और उसके बाद जो है आपका एक ये होता है आपका विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक होता है, जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो तब तक जो है संचित निधि से सरकार कोई खर्च कर ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यदि आपका संसद का सत्र जो है वो समाप्त हो जाए और विनियोग विधेयक पारित न हो पाए, ठीक है, सत्र मतलब कि स्थगन से पहले आपका विनियोग विधेयक पारित न हो पाए या फिर बजट पारित न हो पाए, तो जो अगला समय बचेगा, अगले सत्र से पहले का जो समय बचेगा, उस समय के लिए सरकार खर्च कहाँ से करेगी, है ना। सरकार तो संचित निधि से पैसा निकाल नहीं पाएगी क्योंकि विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ है और बजट भी पास नहीं हुआ है ना। तो इसलिए जो है आपका 2 महीने का जो समय होता है आपका मानसून सत्र और बजट सत्र के बीच में, तो उस 2 महीना जनरली आपका अप्रैल मई होता है, तो इन 2 महीने का खर्च निकालने के लिए जो है आपका ये विधेयक पारित किया जाता है, आपका लेखानुदान। ठीक है, लेखानुदान पारित किया जाता है और इसमें जो है जैसा पूरे 12 महीने होते हैं तो 2 महीने का कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो बजट में जितना प्रावधान किया गया है उसका 1/6 मतलब कि छठा भाग जो है वह लेखानुदान के रूप में सरकार को दे दिया जाता है कि हाँ भैया 2 महीने तक आप अपना खर्च चलाइए। ठीक है, तो यह होता है आपका लेखानुदान। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच करना। ठीक है, तो जब तक आपका ये मतलब कि संसद का सत्र स्थगित रहता है, बजट पेश किया, उसके बाद आम चर्चा हुई और उसके बाद जो है आपका सदन जो है आपका बताया मैंने कि लगभग 1 महीने के लिए स्थगित होता है। ठीक है, तो उस स्थगन के दौरान जो है विभिन्न संसदीय समितियां जो होती हैं वह आपका जांच करती है। विभागीय समितियां जो हैं वह बजट के प्रावधानों की जांच करती है, बजट में किस मंत्रालय के द्वारा क्या मांग की गई है और उनका मांग जो है उचित है या नहीं है, मांग के मतलब कि
उसमें तर्क रखा गया है कि नहीं, कि हाँ भैया हम किस कारण से मांग रहे हैं, उद्देश्य क्या है, सही उद्देश्य है या नहीं, इन सब बातों की जांच की जाती है विभागीय समितियों के द्वारा, ठीक है। और यह जो है आपका 1991 में जब आर्थिक सुधार हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा एलपीजी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो आपका जब आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में, उसके बाद 1993 से यह जांच प्रक्रिया अपनानी शुरू हुई थी, ठीक है। और 2004 के बाद से जो है जांच रिपोर्ट जो है उसको दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाने लगा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका समितियां जो है वो विचार करती हैं और दोनों सदनों के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी रखती हैं, ठीक, 2004 के बाद से। नेक्स्ट है आपका अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान। तो लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर जो रिपोर्ट रखी जाती है आपका विभागीय समिति के द्वारा, उसके आधार पर मतदान किया जाता है, ठीक है। और सिर्फ उन्हीं मांगों पर मतदान किया जाता है जो भारित व्यय से अलग होते हैं, ठीक है। भारित व्यय में मैंने बताया आपको कि क्या क्या आता है, तो उस व्यय से अलग का जो व्यय होता है, मतलब दूसरे प्रकार का जो मैंने बताया था संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, तो उन मामलों पर जो है आपका यहाँ पर मतदान किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा को इसके लिए 26 दिन दिए जाते हैं, लोकसभा को 26 दिन इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कटौती प्रस्ताव, ठीक। कटौती अब जो 26 दिन जो दिए जाते हैं, इसमें कुछ ही मंत्रालयों के मांगों पर चर्चा की जाती है, ठीक है। मतलब कि इतना समय नहीं होता 26 दिन में पूरे मंत्रालय का जो है आपका टोटल व्यय का और मांग का पर चर्चा कर लेना, यह संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए कुछ जो मेन मंत्रालय हैं, जो मुख्य मंत्रालय हैं, उनकी मांगों पर चर्चा की जाती है और उसके अलावा बाकी जो मंत्रालय हैं उनकी मांगों को मतलब कि मान लिया जाता है कि यह पारित हो चुका है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहता है, गिलोटिन कहते हैं। मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि गिलोटिन क्या होता है, ठीक है। तो कुछ मुख्य मंत्रालयों के मांगों पर चर्चा कर ली जाती है और बाकी को जो है अंतिम दिन मतलब कि ऐसे ही एक साथ पारित कर दिया जाता है, ठीक है। इसको गिलोटिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कटौती प्रस्ताव। तो विपक्ष के द्वारा यह लाया जाता है जनरली, ठीक है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और यह मतलब कि सामान्य प्रक्रिया ही है कि विपक्ष जो है वह बजट के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं होता है और इसलिए जो है कटौती प्रस्ताव लाता है, ठीक है। और यह जो है सामान्यतः पारित नहीं होता है क्योंकि लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में जो है सत्ता पक्ष का बहुमत होता है, तो आपका पारित होना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। और यह जो है केवल एक ही मांग से संबंधित हो सकता है, यह याद रखिएगा कि केवल एक ही मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसके लिए भी दो आपके नियम हैं। पहला है कि संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। दूसरा है कि केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर का कोई विषय है तो उस पर जो है आपका कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। यह दो नियम है। आगे देख लेते हैं विनियोग विधेयक के बारे में, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तब तक संचित निधि से सरकार जो है कोई भी खर्च नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान के तुरंत बाद जो है आपका संचित निधि से धन निकासी संभव हो सके, इसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। और विनियोग विधेयक जो होता है वह धन विधेयक होता है, तो इसके संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। यह जरूर याद रखिएगा, यह पूछा जा चुका है कि विनियोग विधेयक जो होता है वह धन विधेयक होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं वार्षिक वित्त विधेयक, ठीक है। तो आगामी वित्त वर्ष के संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने हेतु धन विधेयक जो है जो लाया जाता है वह आपका वार्षिक वित्त विधेयक कहलाता है। मतलब कि आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के बजट संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए आपका धन विधेयक लाया जाता है और उसी धन विधेयक को आपका वार्षिक वित्त विधेयक कहा जाता है, ठीक है। इसमें कर बढ़ाने या घटाने से संबंधित संशोधन संभव है, ठीक है, जबकि विनियोग विधेयक में आपका कर बढ़ाने या घटाने से संबंधित आपका संशोधन संभव नहीं है, ठीक है। तो किसमें संशोधन संभव है, वार्षिक वित्त विधेयक में कर बढ़ाने या घटाने से संबंधित संशोधन संभव है और यह भी जो है आपका विनियोग विधेयक के साथ साथ ही पारित होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो है बजट का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अनुदान जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुदानों के अन्य प्रकार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका अनुपूरक अनुदान,
अनुपूरक अनुदान क्या होता है कि विनियोग अधिनियम द्वारा जो राशि जारी होती है संचित निधि से खर्च करने के लिए, विनियोग विधेयक के द्वारा जो राशि जारी होती है सरकार को, यदि वो अपर्याप्त हो जाए, मतलब कि वो काफ़ी ना हो, खर्च उससे ज़्यादा हो और जो राशि दी गई हो कम हो, तब जो है यह आपका लाया जाता है अनुपूरक अनुदान, और इसके लिए इसके जरिए जो है अतिरिक्त राशि मिल जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, अतिरिक्त अनुदान में क्या होता है कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अलावा कोई नई सेवा यदि शुरू करनी हो सरकार को, तो उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि बजट में उसकी चर्चा नहीं थी और नई सेवा है जिसके लिए सरकार को जरूरत हो गई। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका ये अतिरिक्त अनुदान पारित किया जाता है और संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्ययानुदान। प्रत्ययानुदान में क्या होता है कि लोकसभा आपका आकस्मिक जरूरतों के लिए, सरकार को मान लिया कि आकस्मिक जरूरत पड़ गई, मान लिया जैसे कि अभी हमारा देश चल रहा था और अचानक से कोविड-19 आ गया। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च की जरूरत हो गई है ना, तो इसी प्रकार का कोई आकस्मिक खर्च आ जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यह आपका अनुदान पारित कर दिया जाता है, प्रत्यय अनुदान। और इसीलिए जो है आकस्मिक चूंकि होता है, इसीलिए जो है आपका लोकसभा द्वारा सरकार को दिया हुआ ब्लैंक चेक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकसभा के द्वारा सरकार को दिया हुआ ब्लैंक चेक किसको कहते हैं, तो प्रत्ययानुदान को कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं अपवादानुदान। तो अपवादानुदान क्या होता है कि वर्तमान वित्त वर्ष से संबंधित मद या सेवा इसमें शामिल नहीं होती है, यह जो है आपका भविष्य की योजना से संबंधित होता है। ठीक है, और विशेष प्रयोजन से इसमें धन जो है आपका निकाला जाता है अपवादानुदान के जरिए। ठीक है, मतलब कि वर्तमान वित्त वर्ष में इसको खर्च नहीं किया जाना है, भावी जो सरकार की योजना है, भविष्य की जो योजना है, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, कुछ विशेष प्रयोजन है सरकार का, तो उसके लिए यहाँ से अपवादानुदान से राशि निकाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा है आपका अधिक अनुदान। अधिक अनुदान कब होता है, जब किसी मद या सेवा, बजट में कोई मद या फिर सेवा की चर्चा की गई है और उस मद या सेवा पर जो है सरकार के द्वारा अधिक राशि खर्च कर दी गई। मान लिया कि किसी सेवा के लिए आपका 50 लाख करोड़ रखा गया है, 50,000 करोड़ रखा गया है और उसके लिए जो है खर्चा 80,000 करोड़ हो गया, जो 30,000 करोड़ अधिक खर्चा हुआ, तो उसके लिए चाहिए ना भैया 30,000 करोड़ फिर सरकार कहाँ से लाएगी, तो उसके लिए जो है आपका अधिक अनुदान का प्रयोग किया जाता है और अधिक अनुदान को पारित करा करके और उसके बाद जो है आपका यह खर्च लिया जाता है। लेकिन इसके लिए जो है आपका लोक लेखा समिति से आपका पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति से मंजूरी किसके लिए आवश्यक होता है, तो अधिक अनुदान के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका साकातक अनुदान। साकातक अनुदान में क्या होता है कि किसी नई सेवा पर खर्च हेतु पहले से जो स्वीकृत अनुदान है उसी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, साकातक अनुदान में सांकेतिक अनुदान, साकातक नहीं, सांकेतिक अनुदान इसको कहा जाता है। तो सांकेतिक अनुदान में क्या होता है कि कोई दूसरा मद है जिसके लिए राशि पहले से रखी गई है और आपको किसी दूसरे मद के लिए, किसी दूसरे सेवा के लिए आपको राशि की जरूरत है, तो पुराना राशि जो है वह नई सेवा के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाता है कि संकेत के रूप में 1 रुपया का जो प्रावधान है, 1 रुपया का जो अनुदान है वह संसद से पारित करा लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा से 1 रुपये का अनुदान पारित करा लिए संकेत के रूप में, और उसके बाद जो है जो पुराना आपका मद है, सेवा के लिए राशि रखी हुई है, उसको नई सेवा के लिए स्थानांतरित कर लिया जाता है। ठीक है, मान लिया कि पहले से 25,000 करोड़ किसी दूसरे सेवा के लिए रखा गया है, ठीक है, वो खर्च नहीं हुआ है और हमको कोई नया सेवा चालू करना है किसी दूसरे फील्ड में, ठीक है, और उसके लिए हमको राशि की जरूरत है, तो पुराना वाला जो राशि 25,000 करोड़ रखा हुआ है वही राशि यहाँ पर स्थानांतरित कर देंगे नई सेवा के लिए। ठीक है, और इसके लिए संकेत स्वरूप 1 रुपया का जो है आपका अनुदान वह पारित करा लिया जाता है, इसीलिए इसको सांकेतिक अनुदान कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो है अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाती है, क्योंकि वही जो पहले से राशि थी उसी को तो स्थानांतरित किया गया है, तो अतिरिक्त राशि की मांग इसके लिए नहीं की जाती है। और ये जितने भी अनुदान हम लोगों ने पढ़े हैं, इन सब के लिए जो है आपका साधारण विधेयक के समान ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं साधारण विधेयक से संबंधित प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहला जो वाचन है आपका, उसमें हम लोग देखते हैं कि संसद के किसी भी सदन में किसी भी मंत्री या फिर किसी अन्य सदस्य के द्वारा भी जो है वह प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है, ठीक है। और प्रस्तुत करते वक्त जो सूचना दी जाती है, आपको पूर्व सूचना देने वक्त जो है आपका सबसे पहले क्या किया जाता है, शीर्षक या फिर उद्देश्य के बारे में बताया जाता है, ठीक है। प्रथम वाचन में आपका चर्चा नहीं होती है और आपका जो प्रस्तुतिकरण से पहले, विधेयक प्रस्तुत करने से पहले जो है उसको आपका राजपत्र में प्रकाशित करा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग द्वितीय पाठन या फिर द्वितीय वाचन की ओर, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या किया जाता है कि विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है और यह बड़ा महत्वपूर्ण आपका भाग होता है, ठीक। इसमें जो है आपका तीन प्रकार की अवस्था होती है। पहली अवस्था जो है उसमें क्या किया जाता है कि इसको कहा जाता है साधारण बहस की अवस्था, ठीक है। इसमें जितनी भी प्रतियां छापी गई हैं आपका राजपत्र में जो छापी गई है उसकी सारी प्रतियां जो है सभी सदन के सभी सदस्यों को वितरित कर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका विधेयक के सिद्धांत तथा उपबंधों पर चर्चा की जाती है, लेकिन विस्तार से चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। और इसके लिए जो है 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प में पहला विकल्प क्या है कि उस पर तुरंत चर्चा कर ली जाए। दूसरा विकल्प क्या है कि उसको आपका समिति में भेज दिया जाए, ठीक है। किस समिति में, प्रवर समिति में भेज दिया जाए। उसके बाद तीसरा विकल्प होता है कि उसको जो है आपका संयुक्त समिति में भेज दिया जाए। और चौथा विकल्प होता है कि जनता के समर्थन के लिए या फिर जनता के विचार के लिए उसको सार्वजनिक पटल पर रख दिया जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है कि आपका दूसरा अवस्था आता है इसमें समिति अवस्था, ठीक है। पहला अवस्था हम लोगों ने देख लिया साधारण बहस की अवस्था, दूसरा अवस्था हो गया समिति की अवस्था। तो इसमें जो होता है आपका संयुक्त समिति या फिर जो आपका प्रवर समिति है वह समीक्षा करके, विधेयक पर समीक्षा करके, उसके सिद्धांतों पर समीक्षा करके, परिचर्चा करके और उसके बाद जो है आपका सदन को भेज देती है, ठीक है। और तीसरा जो अवस्था होता है वह आपका विचार विमर्श की अवस्था होती है। इसमें जो है प्रत्येक उपबंध पर जो है खंडवार चर्चा की जाती है और उस पर मतदान किया जाता है। कोई सदस्य यदि उसमें संशोधन करना चाहे तो उसके लिए आपका संशोधन ला सकता है और यदि वो संशोधन पारित हो जाता है तो उसको विधेयक में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा द्वितीय पाठन भी समाप्त हो जाता है। तृतीय पाठन जो होता है उसमें विधेयक को स्वीकार करना है या नहीं करना है उस पर चर्चा की जाती है, ठीक है। और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जाता है। तृतीय पाठन में ही जो है आपका बहुमत से पारित होने पर विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब चौथा नंबर आता है क्या चीज, दूसरे सदन में। तो दूसरे सदन में भी जो है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन फिर दूसरे सदन में भी किया जाएगा, ठीक है। और इसके पास जो है 4 विकल्प होते हैं। उसके बाद पहला विकल्प है कि जिस रूप में विधेयक भेजा गया था उसी रूप में उसको पारित कर दे। दूसरा विकल्प है कि उसमें कुछ संशोधन करके और तब जो है उसको भेज दे पहले सदन के लिए, ठीक है। तीसरा विकल्प होता है कि उस विधेयक को अस्वीकार कर दे और चौथा विकल्प होता है कि अपने पास जो है उसको लंबित रख ले, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के उसके पास वो होते हैं, ठीक है। अब यदि संशोधन करती है तो लोकसभा स्वीकार करना है या नहीं करना है वो लोकसभा तय करती है और लोकसभा यदि उसको अस्वीकार कर देती है तब जो है आपका गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और तब जो है राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजने पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो उसको स्वीकृत कर ले या फिर जो है उसको भेज दे पुनः विचार के लिए या फिर उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर दे, ठीक है। और उसको लंबित रख ले अपने पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया और लगभग यही प्रक्रिया जो होती है सभी विधेयक के लिए होती है और बाकी सब हम लोग देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया लेकिन आपको समझ में आना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। यदि नोट्स चाहिए, ठीक है,
तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं 9525360283 पर, ठीक है। इसमें आपको दृष्टि नोट्स मिल जाएगा, दृष्टि का यूपीएससी का ओरिजिनल नोट्स मिल जाएगा, डीएलपी नोट्स, और बीपीएससी का भी नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, साधारण शुल्क पर जो है आपको सारा कुछ मिल सकता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपने परिवार का ध्यान रखिए कोरोना काल में, ठीक है। पर्यावरण का ध्यान रखिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखिए, नारी का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ठीक है। और बच्चों के प्रति, जो आपके जीव जंतु हैं उनके प्रति दया का भाव रखिए, भारत का सम्मान कीजिए, भारतीय संविधान का सम्मान कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।